नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे जिसमें हमने मेवाड़ राज्य प्रारंभ किया था और अब तक जो हम पढ़ चुके हैं, एक बार मैं फ्लैशबैक में आपको वापस बता देता हूं पूरा का पूरा कि क्या क्या हम पढ़ चुके हैं। हमने देखो गोहिल वंश की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था और जो मुख्य रूप से जो इस गोहिल वंश का जो इतिहास में जो याद रखने की जरूरत है वो हमें याद रखने की जरूरत है बप्पा रावल से, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, काल भोज कहते हैं। तो मैं एक बार शॉर्ट में आपको बता देता हूं अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं। देखो बप्पा रावल या जिसे हम क्या कहते हैं, काल भोज भी कहते हैं। इन्होंने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी, किसको बनाई थी? नागदा को। बप्पा रावल ने नागदा को अपनी राजधानी बनाई थी और ये बचपन में हारित ऋषि की गायें चराते थे। इन्होंने सबसे पहले जो सोने के जो सिक्के चलाए थे मेवाड़ में, सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने वाले जो राजा थे, शासक थे, वो कौन थे? बप्पा रावल ही थे। और चित्तौड़ का जो प्रथम विजेता जो है बप्पा रावल को ही माना जाता है। ये इन्होंने मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ को अपने अधिकार में लिया था। ये जानकारी हमें किससे मिलती है? मान मौर्य शिलालेख में मिलती है। और मान मौर्य शिलालेख मैंने बताया था कि कर्नल जेम्स टोड, जिसे हम राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहते हैं, वो मान मौर्य शिलालेख को उठाकर इंग्लैंड ले जा रहे थे, तो वो भारी होने के कारण समुद्र नाव से उन्होंने क्या किया, उसको समुद्र के अंदर फेंक दिया था। ये बात हम कर चुके थे। उसके बाद देखो, इसके बाद जो प्रतापी शासक हुए थे बप्पा रावल के बाद, जो प्रतापी शासक हुए थे उसी की बात करेंगे। इसके बाद जो प्रतापी शासक हुए थे वो कौन हुए थे? अल्लट हुए थे। कौन हुए थे? अल्लट। अल्लट ने क्या किया, अपनी जो राजधानी थी, अल्लट ने राजधानी को नागदा से कहां स्थानांतरित कर दिया था? आहड़ स्थानांतरित कर दी थी। यानी अल्लट ने जो नई राजधानी बनाई थी नागदा के बाद, किसको बनाई थी? आहड़ को बनाई थी। अल्लट के लिए ये ध्यान रखना है अपने को कि इन्होंने सबसे पहले मेवाड़ के अंदर नौकरशाही का गठन किया था और हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था, जो कि राजस्थान का क्या है, पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था। बस जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद जो देखो आता है क्षेम सिंह। क्षेम सिंह से केवल आपको यह ध्यान रखना है कि यहां से क्या हुआ, रावल शाखा प्रारंभ हुई। यानी इसके बाद जो शासक हुए थे सब अपने नाम के पहले क्या लगाने लगे? रावल लगाने लगे। अब ध्यान दे कि ये बप्पा रावल, यानी कि ये रावल, इसकी ये उपाधि नहीं थी बप्पा रावल, ठीक है। जो रावल जो उपाधि हुई थी, प्रारंभ हुई थी, कहां से हुई थी? क्षेम सिंह से। तो क्षेम सिंह से केवल अपने को यह ध्यान रखना है कि यहां से रावल शाखा प्रारंभ होती है। उसके बाद जो भी राजा आए थे, उसके बाद आया था रावल जैत्र सिंह। देखो रावल जैत्र सिंह के बारे में हमने पढ़ा था कि इन्होंने भूताला का युद्ध लड़ा था इल्तुतमिश के साथ, और इसकी जो जानकारी हमें मिलती है हमीर मद मर्दन में इसकी जानकारी हमें मिलती है। भूताला का युद्ध लड़ा था इन्होंने और इल्तुतमिश को हराया था। इल्तुतमिश क्या करता है? नागदा में आग लगाता है और नागदा की जो आग का असर किस पर पड़ता है? आहड़ पर भी पड़ता है। इसलिए ये आहड़ से अपनी राजधानी को किसको बना देते हैं? चित्तौड़गढ़ को। चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाते हैं। इसके बाद देखो रावल क्षेम सिंह। रावल, देखो यहां से एक बता देता हूं, जो क्षेम सिंह है इसका एक भाई था जिसका नाम था राहप। इसका एक भाई था राहप। राहप ने किसकी स्थापना की थी? एक गांव की स्थापना की थी। कौन सा गांव? सिसोदा गांव। राहप ने किसकी स्थापना की थी? सिसोदा गांव की स्थापना की थी। यानी इन्हीं के वंशज क्षेम सिंह का भाई कहां रह रहा है? क्षेम सिंह का भाई कौन है? राहप। राहप कहां रह रहा है? सिसोदा गांव में रह रहा है। यानी कहीं ना कहीं जो गोहिल वंश है, गोहिल वंश का ही एक भाग कहां पर है? सिसोदा गांव में निवास कर रहा है। रावल जैत्र सिंह के बाद आता है तेज सिंह, यानी रावल तेज सिंह। रावल तेज सिंह। रावल तेज सिंह के बारे में केवल इतनी जानकारी याद रखिएगा कि इसके शासनकाल में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी लिखा गया। मुख्य बातें बता रहा हूं। देखो जो रावल जैत्र सिंह है, इनके शासनकाल को अपन मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णिम काल भी कहते हैं। ये सारी बातें अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। एक सामान्य जानकारी में बता रहा हूं कि हम कहां से कहां तक आ चुके हैं। देखो रावल तेज सिंह के बाद जो शासक हुए थे वो हुए थे रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह, ठीक है। अब यहां क्या होता है, देखो राजधानी अभी भी कहां पर है? चित्तौड़गढ़। रावल रतन सिंह जब मेवाड़ के शासक होते हैं तो उस दौरान क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए क्या करता है? मेवाड़ पर आक्रमण करता है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर क्या करता है? अपना अधिकार कर लेता है और वहां पर अपने पुत्र खिजर खां को वहां का किलेदार बनाता है और जो दुर्ग है उसका नाम क्या रख देता है? चित्तौड़गढ़ से क्या कर देता है? खिजराबाद कर देता है। उसका बाद क्या होता है कि जो मालदेव सोनग्रा है उसको किलेदार बनाया जाता है। मालदेव सोनग्रा के बाद उसका जो पुत्र है बनवीर सोनग्रा, वो वहां का किलेदार
बनता है। अब यहां तक हम पढ़ चुके हैं। अब देखो यहां पर अगर हम देखें तो ये जो गुहिल वंश जो है, गुहिल वंश का जो अंतिम शासक है कौन है? रावल रतन सिंह। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर किसका अधिकार हो चुका है? अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो चुका है। और इसका नाम क्या कर दिया गया है? खिजराबाद इसका नाम कर दिया गया है। और वहां का किलेदार किसको बनाया था? खिजरगा को बनाया था। खिजरगा के बाद कौन बना था? मालदेव सोनग्रा, जिसे मुछला मालदेव, क्योंकि उनकी जो मूछें थी बहुत बड़ी बड़ी थी, मुछला मालदेव के नाम से वो आगे इतिहास में प्रसिद्ध हुए। और मुछला मालदेव के बाद उसका पुत्र बनवीर सोनग्रा वहां का किलेदार बनता है। अब देखिएगा आगे क्या होता है। यहीं पर मैंने बताया था कि जो सिसोदा गांव है, यहीं पर कौन निवास कर रहे हैं? ये गुहिल वंश के ही व्यक्ति निवास कर रहे हैं। अब यहाँ का एक व्यक्ति था जिसका नाम था अरी सिंह। अरी सिंह, अरी सिंह का पुत्र था हमीर। अरी सिंह का पुत्र कौन था? हमीर। अब देखो ये हमीर क्या करता है? चित्तौड़ पर क्या करता है? आक्रमण करता है। चित्तौड़ पर क्या करता है? आक्रमण करता है। चित्तौड़ पर वर्तमान में भी किलेदार कौन है? बनवीर सोनग्रा। बनवीर सोनग्रा ये वहां से इसको हराकर क्या करता है? चित्तौड़ को अपने अधिकार में ले लेता है। ठीक है, तो अब देखो कि ये भी एक तरह से अगर हम देखें, देखो गुहिल वंश का ही व्यक्ति है। ये भी क्या है? गुहिल वंश का व्यक्ति है। ठीक है, यानी शासन तो किसका है? गुहिल वंश का ही है। लेकिन अब यहां से एक नई शाखा प्रारंभ होगी। ध्यान दीजिएगा, जो रावल शाखा है ये कहां से प्रारंभ हुई थी? क्षेम सिंह से। और रावल रतन सिंह पर आकर ये इस रावल शाखा का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को अपने अधिकार में ले लेता है। लेकिन यहाँ जो वंश चल रहा था, कौन सा चल रहा था? गुहिल वंश चल रहा था। कौन सा चल रहा था? गुहिल वंश। मैंने प्रारंभ में ही बता चुका हूं कि गुहिल वंश और सिसोदिया वंश, इन दोनों वंशों ने मेवाड़ पर राज्य किया था। अब देखो गुहिल वंश ही सिसोदिया वंश है, लेकिन गुहिल वंश से इसका नाम सिसोदिया वंश कैसे पड़ा वो हम बात करेंगे। अब देखिएगा राजा कौन बनेगा? हमीर बनेगा। रावल शाखा का अंत हो चुका है, राजा कौन बनेगा? हमीर। अब ये हमीर आया कहां से? सिसोदा गांव से आया। हमीर जो है ये सिसोदा गांव से आया, इसलिए यहीं से अब कौन सी शाखा प्रारंभ हो जाती है? सिसोदिया वंश शाखा प्रारंभ हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे किसको लेकर? राणा हमीर को लेकर। तो बात करते हैं हम राणा हमीर। देखो इससे पहले जो शासक थे हमीर से पहले, वो क्या लगाते थे? रावल लगाते थे। और रावल शाखा का अंत होता है रतन सिंह पर आकर। अब देखो राणा या महाराणा, जैसे हम कहते हैं महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, ये जो महाराणा जो शाखा प्रारंभ होती है या महाराणा की जो उपाधि जो है सबसे पहले धारण करते हैं वो कौन करते हैं? राणा हमीर। यानी सबसे पहले इनके लिए अपन याद रख सकते हैं कि राणा या महाराणा, राणा या महाराणा की उपाधि धारण की, उपाधि धारण की, राणा या महाराणा की उपाधि धारण की। इनका जो शासन काल है ये है 1326 से 1364 के मध्य इन्होंने शासन किया था। 1326 से लेकर 1364 तक जो मेवाड़ पर जो शासन किया था किसने किया था? राणा हमीर ने किया था। इन्होंने सबसे पहले राणा या महाराणा की जो उपाधि धारण करने वाले शासक थे कौन थे? हमीर थे। अब देखो यहीं से ये, क्योंकि ये सिसोदा गांव से आए थे, तो अब यहाँ पर गुहिल वंश ना कहलाकर अब कौन सा वंश कहलाएगा? वो सिसोदिया वंश। यानी अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो सिसोदिया वंश है उसके संस्थापक कौन है? तो सिसोदिया वंश के संस्थापक कौन होंगे? राणा हमीर। तो इसके लिए अपन लिख सकते हैं सिसोदिया वंश के संस्थापक, सिसोदिया वंश के संस्थापक। तो जो सिसोदिया वंश है उनके संस्थापक कौन थे? राणा हमीर थे। अब देखिए कि इनको क्या क्या उपाधि दी गई है उसके बारे में बात करते हैं। जो मुख्य रूप से जो प्रश्न पूछा जाता है इसी को लेकर पूछा जाता है कि इनको कौन कौन सी उपाधि दी गई थी। अब देखो आगे चलकर इन्हीं के वंशज में एक शासक होंगे महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा जिन्होंने क्या किया? कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। तो वहां पर एक वो प्रशस्ति लिखवाते, प्रशस्ति मतलब जो पत्थर होते हैं उसके ऊपर इतिहास लिखाते हैं, मेवाड़ का इतिहास लिखाते हैं महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा जो है आगे क्या करेंगे? मेवाड़ का इतिहास लिखाएंगे, जहां पर क्या करेंगे? एक तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, एक विजय स्तंभ प्रशस्ति, विजय स्तंभ प्रशस्ति। देखो दो तो ये प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, विजय स्तंभ प्रशस्ति। और राणा कुंभा देखो एक टीका लिखते हैं जिसका नाम है रसिक प्रिया की टीका, रसिक प्रिया की टीका।
जयदेव के गीत गोविंद जो ग्रंथ है जयदेव का, उस ग्रंथ के ऊपर आधारित है ये रसिक प्रिया की टीका। यानी कुंभलगढ़ प्रशस्ति, विजय स्तंभ प्रशस्ति और रसिक प्रिया की टीका, इन तीनों के अंदर जो राणा कुंभा है ये राणा हमीर को जो उपाधि देते हैं, कौन सी उपाधि देते हैं? एक तो देते हैं विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन, और एक देते हैं वीर राजा। तो देखो दो उपाधि देखने को मिलती है, कौन कौन सी? एक तो विषम घाटी पंचानन, यानी इसका मतलब होता है विषम परिस्थितियों में भी शेर के समान जीवन यापन करने वाला, या विषम परिस्थितियों में भी शेर के समान आक्रामक व्यक्ति, विषम घाटी पंचानन और वीर राजा। ये जो दो उपाधियां दी गई, किसको दी गई? राणा हमीर को दी गई। और किसने दी? महाराणा कुंभा या राणा कुंभा ने। कहां पर? एक तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति और विजय स्तंभ प्रशस्ति, और एक रसिक प्रिया की टीका जो कि किसने लिखी थी? कुंभा ने लिखी थी। किस पर आधारित है? ये जयदेव के गीत गोविंद पर आधारित है। रसिक प्रिया की टीका किसने लिखी थी? ये राणा कुंभा ने लिखी। तो इन तीनों के अंदर इस राणा कुंभा ने राणा हमीर को किसकी उपाधि दी थी? विषम घाटी पंचानन और वीर राजा। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि विषम घाटी पंचानन की उपाधि किसको दी गई? राणा हमीर को दी गई। किसके द्वारा दी गई? राणा कुंभा द्वारा दी गई। इसका वर्णन हमें कहां मिलता है? इसका वर्णन हमें मिलता है कुंभलगढ़ प्रशस्ति, विजय स्तंभ प्रशस्ति और रसिक प्रिया की टीका में। और यहीं पर राणा कुंभा ने ही इसको क्या उपाधि दी गई? राणा कुंभा ने इसको क्या उपाधि दी थी? वीर राजा की उपाधि भी दी थी। ठीक है, तो एक तो ये याद रखिएगा कि इन्होंने ये उपाधियां दी थी राणा हमीर को। कौन कौन सी? विषम घाटी पंचानन और वीर राजा। आगे हम देखते हैं। अब देखो कि अलाउद्दीन खिलजी जो है, उन्होंने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो चित्तौड़ पूरी तरह से क्या हो गया? क्षत विक्षत हो गया, पूरी तरह से बिखर गया, क्योंकि वहां उन्होंने कत्लेआम भी करवाया था, मंदिर वगैरह तोड़ दिए, दुर्ग को भी काफी ज्यादा उन्होंने क्या किया? नुकसान पहुंचाया था। तो फिर से जो गुहिल वंश, ये भी एक प्रकार से गुहिल वंश के वंशज हैं। नाम भले इनका सिसोदिया वंश से आरंभ हो गया क्योंकि ये सिसोदा गांव से आए थे, लेकिन मेवाड़ को जो अगर वापस पुणे रूप में अगर लेकर जो आए थे वास्तविक रूप में, तो वो लेकर कौन आए थे? राणा हमीर। इसलिए इनको क्या कहते हैं? मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं। मेवाड़ का उद्धारक, मेवाड़ का उद्धारक भी किसको कहा जाता है? राणा हमीर को। ध्यान दे, जो भामाशाह है, भामाशाह को भी मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, और राणा हमीर को भी क्या कहते हैं? हम मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। अब देखो, एक जो भारतीय, माफ कीजिएगा, जो राजस्थान इतिहास के जो जनक है कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड ने राणा हमीर के लिए लिखा है कि अपने समय के महान हिंदू शासक, अपने समय के महान हिंदू शासक, ये बात किसने लिखी है? कर्नल जेम्स टोड ने लिखी है। किसके लिए लिखी है? राणा हमीर के लिए लिखी है। और इन्होंने क्या किया था? देखो, इनके समकालीन जब ये मेवाड़ के राजा थे, तब दिल्ली का जो शासक था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक को जो हराया था वो भी किसने हराया था? राणा हमीर ने हराया था। मोहम्मद बिन तुगलक, जब जो राणा हमीर है, जब ये मेवाड़ के शासक थे, तो उस समय जो दिल्ली का जो शासक था वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ये मेवाड़ पर आक्रमण करता है और राणा हमीर क्या करता है? इनको पूरी तरह से, जो राणा हमीर है उनको पूरी तरह से हरा देते हैं। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को हराने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? राणा हमीर को जाता है। तो ये राणा हमीर को लेकर हमने जो मुख्य मुख्य बातें ये हमने देखी है। ठीक है, सबसे पहले क्या ध्यान रखेंगे कि राणा या महाराणा की जो उपाधि धारण करने वाले जो शासक थे, कौन थे? राणा हमीर थे। मेवाड़ में जो सिसोदिया वंश की जो नींव रखी थी, किसने रखी थी? राणा हमीर ने ही रखी थी। सिसोदिया वंश क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कौन से गांव से आए थे? सिसोदा गांव से आए थे। किसके पुत्र थे? ये अरि सिंह के पुत्र थे। राणा हमीर किसके पुत्र थे? अरि सिंह के पुत्र थे। क्योंकि इन्होंने मेवाड़ को पुनः स्थापित किया, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने इनके बारे में लिखा है कि ये अपने समय के क्या थे? महान हिंदू शासक थे। इसके अतिरिक्त इन्हीं के जो एक वंशज होंगे आगे, राणा कुंभा, जो कि कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाते हैं और वहां पर एक वो मेवाड़ का इतिहास लिखाते हैं। तो उस कुंभलगढ़ प्रशस्ति, दूसरी विजय स्तंभ प्रशस्ति, और उन्होंने एक कुंभा ने एक टीका भी लिखी थी, रसिक प्रिया की टीका। उस टीका में जो राणा कुंभा है वो राणा हमीर को क्या उपाधि देते हैं? एक तो विषम घाटी पंचानन, जिसका अर्थ क्या होता है कि विषम परिस्थितियों में भी शेर के समान जीवन यापन करने वाला, और दूसरी उपाधि कौन सी देते हैं? वीर राजा। तो ये दो जो उपाधियां हैं ये किसने दी? राणा कुंभा ने दी। इसके बाद जो
मेवाड़ के शासक बनते हैं वो बनते हैं क्षेत्र सिंह या राणा क्षेत्र सिंह। राणा हमीर के पुत्र थे राणा क्षेत्र सिंह। हमीर के बाद जो शासक बनते हैं राणा क्षेत्र सिंह। इनका जो शासनकाल है वो 1364 से 1382। इन्होंने जो मेवाड़ पर शासन किया था, कहां से कहां तक, 1364 से 1382 तक शासन किया था। इनको देखकर मुख्य रूप से जो देखो क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। देखो इनके शासन काल में ये जो मेवाड़ है कुछ इस प्रकार से, ये मेवाड़ है, समझिएगा ध्यान से, ये क्या है, मेवाड़ है। इन्होंने क्या किया, मेवाड़ में इस प्रकार से एक क्षेत्र था जिसका नाम था अजमेर। अजमेर को मेवाड़ में मिला दिया। उसके बाद अजमेर के बाद इन्होंने भीलवाड़ा को मेवाड़ में मिला दिया। जो भीलवाड़ा है उसको भी किसमें मिला दिया, मेवाड़ में मिला दिया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, जो हाड़ौती क्षेत्र है जहां पर हाड़ा चौहानों का शासन था, हाड़ौती को भी मेवाड़ में मिला दिया। और उसके बाद जो 56 का मैदान है, 56 का मैदान ज्योग्राफी में पढ़ चुके अपन, 56 के मैदान को भी इन्होंने अपने में मिला दिया। तो देखो इन्होंने क्या किया, सीधी भाषा में कह सकते हैं कि मेवाड़ की जो सीमा है, सीमा का क्या किया इन्होंने, विस्तार किया। अजमेर को मेवाड़ में मिलाया, भीलवाड़ा को मेवाड़ में, यानी अजमेर को जीत लिया, भीलवाड़ा को जीत लिया, हाड़ौती को जीत लिया। अब देखो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो क्षेत्र सिंह है इनको लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाड़ा चौहानों को हराने वाला जो प्रथम शासक था वो कौन है। तो हाड़ा चौहानों को जो हराने वाला जो प्रथम शासक है वो कौन है, क्षेत्र सिंह है। या राणा क्षेत्र सिंह कह सकते हो या महाराणा क्षेत्र सिंह कह सकते हो। जो हाड़ा चौहान है उनको हराने वाला जो प्रथम जो मेवाड़ का जो शासक था या सिसोदिया वंश का जो शासक था वो कौन है, राणा क्षेत्र सिंह। इसकी जो जानकारी हमें मिलती है वो कहां मिलती है, हमें ये जानकारी हमें मिलती है एकलिंग नाथ प्रशस्ति में मिलती है। एकलिंग नाथ प्रशस्ति, एकलिंग नाथ प्रशस्ति में ये हमें जानकारी मिलती है जो हाड़ा चौहान है उनको हराने वाला जो प्रथम शासक था कौन था, राणा क्षेत्र सिंह था। ठीक है, तो इन्होंने इस प्रकार से सीमा का विस्तार किया। अजमेर को मेवाड़ में मिला दिया, भीलवाड़ा को मेवाड़ में मिला दिया, हाड़ौती को मेवाड़ में मिला दिया। और 56 का जो मैदान है बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य का जो अपन ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं उसको भी कहां मिला दिया, मेवाड़ में मिला दिया। अब देखो इसकी जो महत्वपूर्ण जो घटना आपको ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है, इस तरफ इस प्रकार का एक क्षेत्र पड़ता था मालवा। मालवा, इनके शासनकाल के दौरान इनके समकालीन मालवा का जो शासक था वो था दिलावर खां। दिलावर खां, इन्होंने क्या किया, मालवा पर आक्रमण किया और दिलावर खां को क्या कर दिया, मार दिया। मालवा पर आक्रमण किया और दिलावर खां को क्या कर दिया, मार दिया। अब देखो आगे क्या होगा कि दिलावर खां की मृत्यु हो जाती है। अब क्या होता है कि कभी मालवा के जो शासक हैं वो मेवाड़ पर आक्रमण करेंगे या मेवाड़ के जो शासक है वो किस पर आक्रमण करेंगे, मालवा पर। तो इस प्रकार से ये आगे ये युद्ध कंटिन्यू चलता रहता है। तो यहीं से हम कह सकते हैं कि मेवाड़ और मालवा संघर्ष प्रारंभ होता है। मेवाड़ मालवा संघर्ष, तो इस संघर्ष की जो नींव रखी थी, या यूं कह सकते हैं इस संघर्ष के जो कारण थे, मेवाड़ मालवा संघर्ष के जो कारण थे वो कौन थे, राणा क्षेत्र सिंह थे। मेवाड़ मालवा के संघर्ष के जो कारण थे वो कौन थे, राणा क्षेत्र सिंह थे। यानी इन्होंने ही इस संघर्ष के बीज बोए थे, यहीं से मेवाड़ मालवा संघर्ष प्रारंभ हुआ। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि मेवाड़ मालवा संघर्ष जो है किस शासक के शासनकाल से प्रारंभ हुआ। तो किस शासक के शासनकाल से प्रारंभ हुआ था, राणा क्षेत्र सिंह के शासनकाल से मेवाड़ मालवा संघर्ष प्रारंभ हुआ था। इन्होंने शासन कहां से कहां तक किया, 1364 से 1382 तक ये मेवाड़ के शासक रहे। बस यही जानकारी आपको इनको लेकर ध्यान में रखनी है। इसके बाद जो इनके शासक है राणा लाखा या राणा लक्ष्य सिंह, वो पुत्र जो इनके पुत्र है वो क्या करते हैं, मेवाड़ के शासक बनते हैं। राणा क्षेत्र सिंह के पुत्र थे राणा लाखा, या जिसे हम राणा लक्ष्य सिंह भी कहते हैं। इनके बाद वो मेवाड़ के राजा बनते हैं, राणा लाखा। राणा लाखा कह सकते हो या राणा लक्ष्य सिंह भी कहते हैं। इन्होंने जो शासन किया था वो क्या था, 1382 से 1421 तक। 1382 से 1421 तक इन्होंने मेवाड़ पर शासन किया। देखिएगा आप क्लास के साथ जितनी भी जो मैं क्लासें डाल रहा हूं आप रेगुलर बने रहे। प्रारंभ के इतिहास से लेकर
जब तक राजस्थान का एकीकरण होता है तब तक मेवाड़ की क्या स्थिति होती है वो पूरा मैं डालूंगा। कोशिश तो हमारी पूरी है कि हम पूरा इतिहास डालेंगे। आप रेगुलर क्लास के साथ बने रहे, और अगर आपको ये कक्षा पसंद आ रही तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक आपके जो मित्र हैं उनको इसका फायदा मिल सके। देखिए, राणा लाखा या राणा लक्ष्य सिंह इसके बाद शासक बनते हैं, और 1382 से 1421 तक ये मेवाड़ के शासक रहते हैं। अब देखिएगा इनकी जो प्रमुख घटना कौन कौन सी है वो आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके शासनकाल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो है जावर की खान। इनके शासनकाल की जो महत्वपूर्ण घटना है वो कौन सी है? जावर की खान। जावर की खान कहां है? उदयपुर में, जहां पर क्या निकलता है? सीसा, जस्ता और चांदी। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जावर की खान जो है किस शासक के शासनकाल में मिली थी? तो जावर की जो खान है राणा लाखा के शासनकाल में मिली थी। जावर की खान राणा लाखा के शासनकाल में मिली थी। अब देखो, जावर की जो खान है इससे क्या निकलता है? शीशा निकलता है, जस्ता निकलता है, चांदी निकलती है। तो जाहिर सी बात है कि जब इस प्रकार के खनिज वहां से निकलेंगे तो आर्थिक स्थिति क्या होगी? सुधरेगी। यानी अपन यूं कह सकते हैं कि राणा लाखा के शासनकाल में मेवाड़ की जो आर्थिक स्थिति होती क्या थी? बहुत ही अच्छी थी, यानी इनकम जो है वो बहुत अच्छी हो रही थी। इसके कारण क्या हुआ कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था, उन्होंने क्या किया? बहुत सारे मंदिरों को क्या कर दिए थे? तोड़ दिए थे। तो उन मंदिरों का जो पुनर्निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? राणा लाखा ने करवाया था, क्योंकि इनके पास जो पैसे हैं बहुत ज्यादा आ चुके थे, इनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत सुदृढ़ हो चुकी थी। कारण क्या था? मुख्य कारण जावर की खान मिली थी जिससे सीसा, जस्ता और चांदी निकलती है। आज भी ये यहाँ पर खनन कार्य जारी है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि इनके शासनकाल में मेवाड़ की आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हुआ। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये कि जावर की खान किसके शासनकाल में मिली थी? राणा लाखा के शासनकाल में मिली थी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो इनका ये हो गया कि जावर की खान इनके शासनकाल में। दूसरा देखिएगा, इन्हीं के शासनकाल में जो पिछोला झील है उसका निर्माण हुआ। तो पिछोला झील का निर्माण किसके शासनकाल में हो रहा? राणा लाखा के शासनकाल में ही पिछोला झील का निर्माण हुआ। देखो, इसके लिए कहानी ये बताई जाती है कि एक बंजारा था, पिच्छू नाम का बंजारा था। पिच्छू नाम का क्या था? एक बंजारा था जो क्या करता था? चिड़िया मारता था। यानी पिच्छू नाम का एक चिड़ी मार बंजारा था जो क्या करता था? चिड़िया मारता था। तो एक दिन क्या हुआ? उसका बैल मर गया। कौन से गांव में? पिछोली गांव में। पिछोली गांव में क्या हुआ? उसका बैल मर गया, और उस बैल की स्मृति में, उस बैल की याद में इस पिच्छू नाम के चिड़ी मार बंजारे ने किसका निर्माण कराया? इस झील का निर्माण कराया, जो कि पिछोली गांव में होने के कारण इसका क्या नाम हो गया? पिछोला झील हो गया। देखो, आगे कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये जो उदयपुर की जो महल है उन महल के पीछे होने के कारण इसको पिछोला झील कहते हैं। कारण जो भी हो, पिछोला झील कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये पिछोली गांव में बनाई गई थी। अब तो इस गांव का अस्तित्व नहीं, क्योंकि वहां पर उदयपुर का विस्तार हो चुका है। लेकिन पहले वहां पर जो गांव था उस गांव का क्या नाम था? पिछोली गांव था। पिछोली गांव में बनाने के कारण इसको क्या कहा गया? पिछोला झील। और जबकि कुछ लोग ये कहते हैं कि जो उदयपुर के जो महल हैं उन महलों के पीछे होने के कारण इसको क्या कहते हैं? पिछोला झील कहते हैं। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि इस झील का जो निर्माण कराया था किसने कराया था? पिच्छू नामक चिड़ीमार बंजारे ने करवाया था। किसकी स्मृति में कराया था? अपने बैल की स्मृति में। और किसके शासन काल में करवाया था? राणा लाखा के शासन काल में उन्होंने इस झील का निर्माण करवाया था। अब देखिएगा, इसको लेकर और भी एक महत्वपूर्ण बात हम पढ़ते हैं। अब देखो, उस वक्त एक जात हुआ करती थी, नट नामक जात हुआ करती थी। नट, ये जो जाति है, ये लोग क्या करते हैं? रस्सी के ऊपर करतब दिखाते हैं। इस प्रकार से क्या करते हैं? ये इस प्रकार से दो बांस के खंभे इधर लगा देते, दो बांस इधर लगा देते, और यहाँ पर क्या करते हैं? दोनों के बीच क्या बना देते हैं? रस्सी बांध देते हैं। और क्या करते हैं? इस रस्सी के ऊपर ये क्या करते हैं? चलते हैं। तो ये जो नट जाति के लोग हैं, एक दिन क्या है? ये मेवाड़ में आते हैं। नट जाति के लोग क्या करते थे? ये
दोनों तरफ इस प्रकार से बांस खड़े करके उनके बीच में क्या बांध देते थे, रस्सी बांध देते थे, और उस रस्सी के ऊपर क्या करते थे, ये चलकर क्या दिखाते थे, करतब दिखाते थे। तो एक दिन क्या होता है कि ये जो नट जाति के जो लोग हैं ये कहां आते हैं, मेवाड़ में आते हैं, और ये जानकारी किसके पास पहुंचती है, राणा लाखा के पास पहुंचती है। तो राणा लाखा कहता है कि हम क्या करेंगे, इसका करतब देखेंगे, और करतब देखने के लिए ये क्या करते हैं, एक शर्त रखते हैं कि जो व्यक्ति ये जो पिछोला झील है, इस पिछोला झील को यहां से इस किनारे से इस किनारे तक पार कर लेगा रस्सी के, यानी इधर भी बांस लगाए गए, इधर भी बांस लगाए गए, तो झील के ऊपर, और यहां बीचों बीच क्या बांध दी, रस्सी बांध दी। और राणा लाखा ने कहा कि अगर इस झील को अगर आप इधर से चलकर इस तरफ चले पार कर देते हो तो मैं आपको मेवाड़ का आधा हिस्सा दे दूंगा, मैं आपको मेवाड़ का आधा हिस्सा दे दूंगा। ये बात सुनकर जितने भी जो मेवाड़ में जो दरबारी थे वो आश्चर्यचकित रह गए कि महाराजा ने ये क्या कह दिया, ये तो मतलब इस प्रकार से पूरी तरह से ट्रेंड लोग होते हैं, आसानी से उस तरफ पार कर चले जाएंगे, और ऐसे में तो मेवाड़ का जो आधा हिस्सा इनको देना पड़ेगा। अब आगे देखिएगा क्या होता है कि जो नट है, जैसे हम कहते हैं कि जैसे जाट है, जाट की जो पत्नी होती क्या कहलाती है, जाटनी कहलाती है। गुजर की पत्नी क्या कहलाती है, गुजरी कहलाती है। बामन की पत्नी क्या कहलाती है, बामनी कहलाती है। उसी प्रकार से जो नट है, नट की पत्नी क्या कहलाएगी, नटनी। क्या कहलाएगी, नटनी। नट की पत्नी क्या कहलाएगी, नटनी। तो इस रस्सी पे चलने का जो काम कर रही थी, कौन कर रही थी, नटनी कर रही थी। ध्यान दीजिएगा, यहां से जो रस्सी पर चलने का जो काम कर रही थी, कौन कर रही थी, नटनी चल रही थी। नटनी यहां से चलना प्रारंभ करती है, और जब ये यहां पहुंचने वाली थी, बिल्कुल इसके पास में अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाली थी, तो पीछे क्या किया लोगों ने, क्या कर दिया, इस रस्सी को क्या कर दिया, काट दिया। जैसे ही रस्सी को काट देते वो नटनी क्या करती है, इस झील के अंदर क्या हो जाती है, गिर जाती है, और उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यानी यूं कह सकते हैं कि जो नटनी है वो पानी में क्या हो जाती है, गल जाती है। तो इसे इस तरह से याद रखिएगा, गल जाती है। यानी जो नटनी थी इसका नाम क्या था, गलकी था। नटनी का नाम क्या था, गलकी। पानी में गिर गई और गल गई। ठीक है, अब देखो ये जो नटनी है ये पानी में गिर जाती है और इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इसी की स्मृति में जो राणा लाखा है इस झील के किनारे एक चबूतरे का निर्माण करवाते हैं, जिसे हम कहते हैं नटनी का चबूतरा। नटनी का चबूतरा किसने बनवाया था, राणा लाखा ने बनवाया था। तो नटनी का चबूतरा कहां पर है, पिछोला झील के किनारे है, और ये किसने बनवाया था, राणा लाखा ने बनवाया था। ठीक है, तो एक नटनी का चबूतरा भी किसने बनवाया था, राणा लाखा ने। तो दो मुख्य रूप से जानकारी आपको रखनी, एक तो इनके शासनकाल में क्या हुआ था, जावर की खान मिली थी। दूसरा इन्होंने क्या किया था, नटनी का चबूतरा बनवाया था। अब देखिएगा आगे की कहानी क्या होती है उसको हम समझते हैं। देखिएगा ये मेवाड़ है, और मेवाड़ के शासक कौन है, राणा लाखा। और इसी प्रकार से एक इधर का एक क्षेत्र है मारवाड़, और मारवाड़ के शासक है राव चुंडा। राव चुंडा। अब देखिएगा जो राणा लाखा है इसका एक ज्येष्ठ पुत्र था जिसका नाम था राणा चुंडा। ध्यान दीजिएगा वो राव चुंडा है, ये राणा चुंडा है। कई जगह पर आपको चूड़ा भी लिखा मिल सकता है, चूड़ा लिखो चाहे चुंडा लिखो, लेकिन ध्यान रखना ये राणा चुंडा है। ये राणा चुंडा वो कौन सा है, राव चुंडा है। ठीक है, अब देखिएगा जो राणा लाखा है इसका ज्येष्ठ पुत्र कौन है, राणा चुंडा है। इसका ज्येष्ठ पुत्र कौन है, राणा चुंडा। उसी प्रकार से जो राव चुंडा है, राव चुंडा का ज्येष्ठ पुत्र है रणमल। रणमल, और इसकी एक पुत्र थी जिसका नाम था हंसा देवी। इसकी पुत्री का क्या नाम था, हंसा देवी। राणा लाखा मेवाड़ के शासक है, इनके पुत्र का क्या नाम है, ज्येष्ठ पुत्र कौन है, राणा चुंडा। और जो मारवाड़ है, मारवाड़ का शासक कौन है, राव चुंडा। इसका ज्येष्ठ पुत्र कौन है, रणमल, और इसकी एक पुत्री है उसका क्या नाम है, हंसा देवी। अब इधर की कहानी समझिएगा। एक दिन क्या हुआ है, एक बार क्या होता है कि राव चुंडा जो है ये किस पर आक्रमण करते हैं, मंडोर पर आक्रमण करते हैं। किस पर आक्रमण करते हैं, मंडोर पर। मंडोर पर किसका शासन था, तुर्कों का शासन था। मंडोर पर क्या कर, किसका शासन था, तुर्कों का शासन था। तो राव चुंडा किस पर आक्रमण करते हैं, मंडोर पर आक्रमण करते हैं। किसकी सहायता से, प्रतिहारों की सहायता से। प्रतिहार वंश जो है, प्रतिहारों की सहायता से क्या करते हैं, ये मंडोर पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। और प्रतिहारों के साथ मिलकर राव चुंडा जो है वो प्रतिहारों के साथ मिलकर क्या करते हैं, तुर्कों को वहां से भगा देते हैं।
और मंडोर दुर्ग पर क्या करते हैं, अपना अधिकार कर लेते हैं। अब क्या होता है कि जो प्रतिहार थे, इनकी जो पुत्री थी जिसका नाम था किशोरी देवी, किशोरी देवी, ये क्या करते हैं, खुश होकर ये किशोरी देवी का जो विवाह है वो किसके साथ करा देते हैं, राव चुंडा के साथ करवा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, राव चुंडा और प्रतिहार दोनों मिलकर मंडोर दुर्ग पर आक्रमण करते हैं और वहां से तुर्कों को क्या कर देते हैं, खदेड़ देते हैं और मंडोर दुर्ग पर क्या करते हैं, अपना अधिकार कर लेते हैं। और जो प्रतिहार है, इनकी जो पुत्री थी, जिस प्रतिहारों की क्या नाम था, किशोरी देवी, ये क्या करते हैं, इसका विवाह किसके साथ करवा देते हैं, माफ कीजिएगा बहन थी, पुत्री नहीं बहन थी इनकी, इनका जो विवाह ये किसके साथ करा देते हैं, राव चुंडा के साथ करवा देते हैं। और दहेज में क्या दे देते हैं इनको, मंडोर दुर्ग। यानी जो किशोरी देवी है ये दहेज में क्या लेकर आती है, मंडोर दुर्ग लेकर आती है। समझिएगा, किशोरी देवी दहेज में क्या लेकर आती है, मंडोर दुर्ग। जब इनका विवाह इसके साथ कराया जाता है, प्रतिहार क्या करते हैं, इस मंडोर दुर्ग को क्या करते हैं, दहेज में दे देते हैं। यानी किशोरी देवी दहेज में क्या लेकर आती है, मंडोर दुर्ग लेकर आती है, यानी एक पूरा का पूरा दुर्ग लेकर आती है। और रानी नहीं थी तो ये जो है राव चुंडा को ये ज्यादा प्यारी थी। इसका जो पुत्र होता है, इसके पुत्र का क्या नाम था, कान्हा। किशोरी देवी का जो पुत्र था उसका क्या नाम था, कान्हा। अब क्या करती है किशोरी देवी, राव चुंडा पर दबाव बनाती है कि ये कान्हा को ही क्या करे, मारवाड़ का अगला उत्तराधिकारी नियुक्त करे, यानी अगला जो राजा होगा वो कौन होगा, कान्हा ही होगा। इस प्रकार का दबाव जो किशोरी देवी है ये किस पर बनाती है, राव चुंडा पर बनाती है। और कहती है कि जो रणमल है इसको यहां से मारवाड़ से बाहर निकाल दिया जाए। तो राव चुंडा क्या करता है कि रणमल को क्या करता है, मारवाड़ से बाहर निकाल देता है। अब क्या होता है देखिएगा, रणमल जब मारवाड़ से जाता है तो ये क्या करता है, अपनी बहन को भी लेकर आ जाता है। रणमल जो है जब ये मारवाड़ से बाहर जाता है तो क्या करता है, ये अपनी बहन हंसा देवी को भी लेकर आ जाता है। और ये कहा जाता है, अपनी बहन को लेकर कहां जाता है, मेवाड़ आ जाता है। ये कहानी आप समझिएगा कि इसको हम मारवाड़ में वापस पढ़ेंगे। इस प्रकार से रणमल को वहां मारवाड़ से बाहर निकाल दिया जाता है और राव चुंडा किसको शासक बना देता है, कान्हा को बना देता है। और रणमल अपनी बहन हंसा देवी को लेकर कहां आ जाता है, मेवाड़ आ जाता है। अब क्या होता है देखिएगा, मेवाड़ में क्या हो रहा है देखिएगा, शासक कौन है यहाँ के, राणा लाखा। राणा लाखा का ज्येष्ठ पुत्र कौन है, राव चुंडा, राणा चुंडा। राणा जो लाखा है इसका जो ज्येष्ठ पुत्र है कौन है, राणा चुंडा। अब क्या होता है कि ये रणमल जो है अपनी बहन हंसा देवी का जो विवाह, रणमल अपनी बहन हंसा देवी का विवाह किसके साथ करवाना चाहता है, राणा चुंडा के साथ करवाना चाहता है। रणमल अपनी बहन हंसा देवी का विवाह किसके साथ करवाना चाहता है, राणा चुंडा के साथ करवाना चाहता है। तो इसके लिए क्या करता है, ये एक नारियल मेवाड़ के दरबार में भेजता है, लेकिन उस दौरान राणा चुंडा वहां उपस्थित नहीं होता है। और ये नारियल किसके हाथ में दिया जाता है, ये नारियल राणा लाखा के हाथ में दिया जाता है। तो राणा लाखा कहता है कि मेरे साथ बुढ़ापे में ये मजाक किसने किया, ये भी मेरी कोई विवाह की उम्र है क्या। राणा लाखा नारियल को देखकर कहता है कि बुढ़ापे में मेरे साथ ये मजाक किसने किया, ये मेरी कोई विवाह की उम्र है क्या। तो ये बात सुनकर रणमल कहता है कि महाराज, मैं अपनी बहन का विवाह आपके साथ करवाने नहीं आया हूं, मैं ये नारियल आपके ज्येष्ठ पुत्र राणा चुंडा के लिए लेकर आया हूं। मैं अपनी बहन का विवाह किसके साथ करवाना चाहता हूं, राणा चुंडा के साथ करवाना चाहता हूं। मैं अपनी बहन का विवाह आपके साथ नहीं करवाना चाहता हूं। लेकिन उसी दौरान वहां पर कौन आ जाता है, राणा चुंडा आ जाता है और कहता है कि नहीं, नारियल तो पिताजी के हाथ में दिया गया है, इसलिए अब विवाह पिताजी ही करेंगे, मैं ये विवाह नहीं कर सकता हूं। इस तरह से रणमल जिद करने लगता है कि नहीं, मैं तो विवाह किसके साथ कराऊंगा, राणा चुंडा के साथ ही कराऊंगा। लेकिन राणा चुंडा क्या कर देता है, मना कर देता है। तब रणमल एक शर्त रखता है कि मैं एक ही शर्त पर राणा लाखा से अपनी बहन हंसा देवी का विवाह कराऊंगा, यदि हंसा देवी से होने वाला पुत्र मेवाड़ का उत्तराधिकारी हो। यदि मेवाड़ का जो राजा होगा वो अगर हंसा देवी का पुत्र ही बने तो ही मैं अपनी बहन का विवाह किसके साथ कराऊंगा, राणा लाखा के साथ करवाऊंगा। इस प्रकार इस शर्त को कौन मान लेता है, राणा चुंडा मान लेता है और कहता है कि हाँ, मैं मेवाड़ का राजा नहीं बनूंगा, हंसा देवी और राणा लाखा से जो पुत्र होगा वो ही क्या होगा, मेवाड़ का राजा बनेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हम देखें, इस प्रकार की जो प्रतिज्ञा ली थी शकुंतला के समय, महाभारत में जो प्रतिज्ञा ली थी किसने ली थी, भीष्म ने ली थी। इसलिए जो मेवाड़ का जो भीष्म पितामह कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, राणा चुंडा को कहा जाता है। तो ये प्रश्न अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि मेवाड़ का भीष्म पितामह किसको कहा जाता है, राणा चुंडा को, क्योंकि इन्होंने भी अपने पिता के लिए क्या किया, शासन का त्याग किया था। ठीक उसी प्रकार जो भीष्म है उन्होंने भी क्या किया, अपने पिता के लिए क्या किया था, शासन का
त्याग किया था। तो ठीक उसी प्रकार की प्रतिज्ञा यहाँ कौन लेता है, राणा चुंडा भी उसी प्रकार की प्रतिज्ञा लेता है। इसलिए जो राणा चुंडा है इसको हम क्या कहते हैं, मेवाड़ का विश्व पितामह कहा जाता है। तो लिख लीजिएगा, जो राणा चुंडा है इसे क्या कहते हैं हम, मेवाड़ का विश्व पितामह। मेवाड़ के विश्व पितामह किसको कहा जाता है, राणा चुंडा को। ध्यान दे, कई बार प्रश्न आता है, देखो राणा चुंडा और राव चुंडा, ध्यान रखिएगा, राव चुंडा को मेवाड़ का विश्व पितामह नहीं कहते, ये तो शासक ही मारवाड़ के हैं। मेवाड़ का जो विश्व पितामह कहा जाता है, किसको कहा जाता है, राणा चुंडा को कहा जाता है, ना कि राव चुंडा को। राणा चुंडा को मेवाड़ का क्या कहा जाता है, विश्व पितामह कहा जाता है। अब देखो विवाह हो जाता है किसका, हंसा देवी और राणा लाखा का क्या होता है, विवाह होता है। हंसा देवी और राणा लाखा का क्या होता है, विवाह होता है। और इनसे एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है मोकल। इनसे एक पुत्र होता है जिसका क्या नाम होता है, मोकल। ठीक है, अब जो आगे राजा बनेगा कौन बनेगा, मोकल बनेगा। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, आगे जब क्लास होगी वहां से हम प्रारंभ करेंगे। मोकल जब राजा बनता है इसको लेकर हम प्रारंभ करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। अगर किसी प्रकार की कोई, अगर आप हमें सुझाव देना चाहते हैं या किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। तब तक आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।